नमस्कार, वेलकम टू बकबक विद करण राजदान। आज बताइए किस बारे में बकबक करें। दिल जले के बारे में करें, दिल जले के बारे में बाद में करते हैं, या मैं आपको बताऊं कि मैंने जो पहली राइटिंग असाइनमेंट थी वो मुझे कैसे मिली। तो हुआ यूं कि बासु चैटर्जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, देखिएगा विकिपीडिया पर या गूगल पर बासु चैटर्जी साहब के बारे में कमाल की फिल्में बनाई हैं हर बड़े स्टार के साथ। तो बासु चैटर्जी साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम लिखना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ दादा, बात तो सही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम है रजनी, और ये शो तुम लिखना चाहोगे। मैंने कहा क्यों नहीं दादा, मतलब मैं तो क्या है, मैं तो प्यासा था, मुझे तो पानी मिल गया। तो मैंने, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि एपिसोड लिखा कैसे जाता है, मैंने फिल्मों का नॉलेज तो गेन कर लिया था, लेकिन तब कुछ आता ही नहीं था। दूरदर्शन पे सिर्फ कुछ वो हम लोग आता था या कोई एक आध और शो आता था, तो मुझे पता नहीं था टीवी के लिए लिखते कैसे हैं। खैर साहब, कुछ भी कर आगे मैंने हेयर इज लूसी और थ्रीज कंपनी, वो तब टेप थी, तो तब टेप डाल डाल के मैंने थ्रीज कंपनी देखा और मैंने सीखा कि ये कैसे शो लिखा जाता है, टेलीविजन शो। उस तरह मैं रजनी में अंदर घुस गया। अब साहब बासुदा जबकि थे मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े, लेकिन उनकी और मेरी वो शाम वाली दोस्ती हो गई। अब वो शाम वाली कैसी दोस्ती होती है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कभी प्राइवेट में बता दूंगा। तो शाम को हम लोग हमेशा मिला करते थे। अब उन्होंने पायलट शूट कर लिया पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ। पद्मिनी कोल्हापुरे जी रजनी का रोल अदा कर रही थी, लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया, जबकि हमें 8-10 एपिसोड्स शूट करने थे, तो पद्मिनी जी ने कह दिया कि मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। एक शाम बासुदा मुझे कहते हैं, करण मैं तुम्हें 3 चॉइसेस देता हूं। पद्मिनी कोल्हापुरे तो है नहीं, उसके पास डेट्स नहीं, अनीता राज, बिंदिया गोस्वामी, प्रिया तेंदुलकर। तुम तो लिख चुके हो रजनी, बताओ कौन शूट करेगा। मैंने कह दिया प्रिया तेंदुलकर। उन्होंने कहा जानते हो उसको? मैंने कहा जी नहीं। कभी देखा है उसको? मैंने कहा वो जी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा रहा था, तो उससे पहले कोई पिक्चर आई थी अंकुर, मैंने उसमें देखा है उसको। तो उसके बाद कोई काम देखा है उसका? मैंने कहा नहीं जी। तो फिर क्यों सजेस्ट कर रहे हो? तो मैंने कहा उसके फादर के प्लेस किए हैं मैंने, विजय तेंदुलकर साहब के। कौन से प्ले किए हैं? मैंने खामोश अदालत जा रही है, गिधाड़े वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं उनके घर भी गया था परमिशन लेने, प्ले के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना प्ले राइट की। तो तब मिली थी, दिखी थी तुम्हें प्रिया वहाँ? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं दिखी थी। अरे यार कमाल भी है तुम यार, वो उनके बाप के प्ले किए, अब तुम उसका नाम सजेस्ट कर रहे हो रजनी के लिए। मैंने कहा दादा मेरे को लगता है कि जो रजनी का किरदार अदा करे ना, वो बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्मों में फेमस नहीं होनी चाहिए, वरना वो रजनी का किरदार ही लगेगा, वो रजनी नहीं लगेगी। इस बात से बासुदा कन्विंस हो गए। प्रिया के सेक्रेटरी को बुलाया, सारी बातचीत हो गई, ये हुआ वो हुआ, चलिए साहब प्रिया के साथ शूटिंग शुरू हो गई। मैं तो प्रिया से मिला नहीं। पहले दिन की शूटिंग में मेरे जाने की शायद ज़रूरत नहीं थी, या मैं मसरूफ़ होऊंगा। अब प्रिया के हस्बैंड दीपक प्रभाकर का रोल कास्ट करने की बात आई, तो मैंने कहा दादा फला एक्टर है, ये है वो है, चॉइसेस बहुत हैं। तो दादा मुझे कहते हैं बासुदा तुम करो। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो दादा, ये तो टोटली वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, मैंने खुद ही तो लिखा है, अपनी कबर कौन खोदता है। कहते हैं तुम्हें एक्टर बनना है? मैंने कहा फिलहाल तो नहीं। कहता फिलहाल क्या, तुम एक्टर बनोगे ही नहीं, तुम इतने अच्छे राइटर हो, तुम राइटर ही बनोगे, ये रोल कर लो। मैंने कहा नहीं दादा लोग चिढ़ाएंगे, क्यों मतलब क्या है, ऐसे छोटा रोल ले लिया, मेन उसका है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो दादा ने कहा मैं तुम्हें दिन के 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा दिन के 1000 रुपये, अब ये 85-86 की बात है, तो दिन के 1000 रुपये नो, पर एपिसोड 1000 रुपये, चाहे 4 एपिसोड दिन में खत्म हो जाए, शूट हो जाए,
और दीपक प्रभाकर वो जो हस्बैंड का रोल था वो ज़्यादातर तो घर का ही काम था उसका, शूटिंग का। तो मुझे पता था 3-4 एपिसोड तो हो ही जाएंगे। दादा जो है पैसे के मामले में कैसे थे ये मैं अपनी जुबानी नहीं, गुलजार साहब की जुबानी बताऊंगा। एक दिन गुलजार साहब ने, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो हमने फिल्में तो बहुत बनाई हैं लेकिन ये सीरियल की शूटिंग आप लोग कैसे करते हो, वो कैमरा कौन सा होता है, ये हमने कभी नहीं देखी है। तो मैंने कहा ठीक है गुलजार साहब, जिस दिन मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ रजनी की, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं गुलजार साहब को लेके रजनी के सेट पे चला गया। सेट स्टूडियो पता नहीं अब है कि नहीं, बट यहीं हुआ करता था नटराज स्टूडियो के अंदर। वहाँ बाशुदा और प्रिया शूटिंग कर रहे थे, पूरा यूनिट था। तो कैमरे में से बाशुदा देख रहे थे और प्रिया को कह रहे थे, अरे प्रिया एक पैसा आगे आओ, अरे नहीं 3 पैसे पीछे जाओ, अरे 2 पैसे आगे आओ। तो मुझे गुलजार साहब कहते हैं कि यहाँ भी बाशुदा पैसे नहीं भूले। तो बाशुदा कंजूस तो बहुत थे लेकिन उनको he started liking me. I think he got fond of me. और दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि तू सेट पे रहेगा, कुछ भी चेंज करना होता है तो हम आपस में डिस्कशन करके रजनी के सेट पे चेंज कर लिया करेंगे। इसलिए उन्होंने वो 1000 रुपीज पर एपिसोड, चाहे 4 एपिसोड दिन में हो जाए, मुझे देना मंजूर किया। और जाके प्रिया से कहा, जिस दिन उस दिन की शूटिंग थी, जब मेरी पहले दिन की शूटिंग थी, जाकर उसे वो मेकअप करवा रही थी कमरे में, जाकर बोला भैया तुम्हारे लिए कोई पति तो मिला नहीं, वो एक करण राजदान है वही मिल गया तो हमने उसको कास्ट कर लिया, वही तुम्हारा पति है। ये कह तो दिया बाशुदा ने, लेकिन ये बात बहुत प्रोफेटिक हो गई क्योंकि रजनी के बनते बनते प्रिया और मेरा रिश्ता हुआ और फिर हमने कुछ सालों बाद शादी कर ली। ऑफ कोर्स ये कहना या आपको कहूं कि गेस करिए शादी पे चीफ गेस्ट कौन था? बाशुदा ऑफ कोर्स। और बाशुदा's वर्ड्स हैड टर्न्ड प्रोफेटिक। वो मैं सहरे वगैरह में था और मुझे अब भी याद है कि गुलजार साहब आ गए और मुझे कहते हैं कि फिर कभी अगर किसी फिल्म में मुझे गालिब दिखाना पड़ा तो मैं तुम्हें कास्ट करूंगा। वो सहरे वगैरह में देखकर। तो इस तरीके से रजनी जो है धीरे धीरे आगे चल के बहुत बड़ा हिट हुआ, लेकिन शुरुआत में वो एक्चुअली फ्लॉप था। इतना बड़ा फ्लॉप था कि वो शो बंद होने वाला था। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने रजनी में कैंड लाफ्टर होता है ना, हा 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 हा, ये आप सुनते हैं ना सिटकॉम्स में, कॉमेडीज में, तो हमने वो डाल रखा था। ये 8 एपिसोड तक डाल रखा। उसके बाद 9वें एपिसोड में मुझे लगता है या 10वें में मैंने गैस सिलेंडर की बात उठाई और रजनी जाके लड़ती है, क्योंकि तब गैस सिलेंडर ब्लैक में बिका करता था, शायद अब भी बिकता है किसको पता। तो रजनी जाके लड़ती है। उतने में मनु भंडारी जी थी, मुझे याद है, दिल्ली से। उन्होंने टैक्सी वालों के खिलाफ एक एपिसोड लिखा कि भाई ये जहाँ बोला जाए ये चलते नहीं है, ये वहीं कहीं पार्क्ड रहते हैं। तो और तीसरा मैंने एक स्कूल एडमिशन में जो देना पड़ता है ना फंड या जो भी कहते हैं डोनेशन, तो उसके बारे में लिखा। सडनली रजनी बिकेम अ रेज ओवरनाइट। ओवरनाइट रजनी इतना बड़ा हिट हो गया कि हम जहाँ जाएं हमें मॉब किया जाता था, मुझे और प्रिया को। बल्कि क्या उसकी पॉपुलैरिटी थी ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक मैंने उन दिनों में क्या था, मोबाइल्स तो थे नहीं। हमारे महाराष्ट्र में महानगर टेलीफोन निगम, उसका फ़ोन था हमारे घर में, और वो बरसातों में तो बंद ही रहता था, कई बार बगैर बरसातों के भी बंद रहता था। अरे बड़ी तकलीफ होती थी, कंप्लेंट कर करके थक गए थे हम लोग। मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा इस पे एपिसोड ही लिख देता हूँ, रजनी में एक्सपोज कर देता हूँ मैं MTNL को। और साहब मैंने लिख दिया। और जब बारी आई नंबर लिखने की, अब कौन इतना सोचता है, मैंने अपना 546625 नंबर लिख दिया। मैं ठीक है, एपिसोड शूट हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो एपिसोड आधा भी खत्म नहीं हुआ था,
और वो घंटी जो बजनी शुरू हुई है वो 1 महीने तक रुकी नहीं। वो नीचे ही उठा के रखना पड़ता था फ़ोन। किसी को भी कोई घर पे आए उनको बोलना पड़ता था, वो बोलते थे फ़ोन क्यों नीचे उठा के रखा हुआ है इसका रिसीवर, तो जादू देखना है, कहते हैं हाँ, और मैं सिर्फ उसको रख देता था ऊपर और ट्रंग ट्रंग घंटी बजनी शुरू हो जाती थी। पूरे देश और दुनिया से लोग समझ रहे थे ये रजनी प्रभाकर और ये दीपक प्रभाकर का घर है, उनका नंबर है, रजनी है, रजनी से बात करनी है। यही चलता रहा। शुक्र है तब 6 डिजिट के फ़ोन्स होते थे, 7 के आ गए तो उससे मेरे फ़ोन का नंबर चेंज हो गया और मैं बच गया। बट ये थी रजनी की कहानी। ऑफ कोर्स प्रिया और मेरी शादी हुई और फिर ये रिश्ता चला। रजनी बहुत बड़ा हिट हो गया और ऐसे हालात हो गए कि जब रजनी चलता था टीवी पे तो सड़कें खाली हो जाती थी और प्रिया तेंदुलकर बिकेम अ वेरी बिग स्टार। इन फैक्ट मुझे अब भी याद है दैट दोज डेज इफ देयर वर हेडलाइंस और द 3 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ इंडिया वर राजीव गांधी, सुनील गावस्कर एंड प्रिया तेंदुलकर। अब क्या कह सकते हैं साहब आप, शी वॉज अ ह्यूज स्टार, शी वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। उसे बहुत बड़े बड़े शोज में बुलाया जाता था, हम दोनों को कई बार बुला के सम्मानित किया जाता था क्योंकि कंज्यूमरिज्म पर हमने एक सीरियल लिखा था। काश आज टेलीविजन वैसा ही हो, लेकिन माफ़ कीजिएगा सास बहू के घेरे से टीवी निकलता नहीं। तब साहब क्या क्या सीरियल्स आते थे दूरदर्शन पर, बुनियाद, वागले की दुनिया, फौजी जिसमें शाहरुख खान ने अपना पहली बार कदम रखा था टेलीविज़न की दुनिया में, या एक्टिंग में कहूँगा ऑन टेलीविज़न। और भी बहुत कमाल के, रामायण और महाभारत तो खैर लेजेंड्स हैं ही, और भी कुछ ऐसे शोज आते थे, नुक्कड़ आता था। वेयर इज दैट टेलीविज़न ऑफ येस्टरडे टुडे? वही सास बहू के घेरे में फंसा हुआ है, वही कहानियाँ। पर चलो, जो चलता है वो चमत्कार, और जो चमत्कार है उसको नमस्कार। रजनी का टाइटल सॉन्ग आज भी गूंजता है मेरे कानों में और लोग भी मुझे बताते हैं कि उन्हें याद होता है। फिलहाल कुछ ही दिन पहले मीका ने गिटार पे मुझे एक धुन सुनाई, कहा पहचानो करण भाई? तो मैं थोड़ी देर के लिए बहुत चक्का सा रह गया, मेरी आंखों में नमी आ गई। से रजनी की है, लड़की है एक नाम रजनी है। आज भी लोग गाते हैं, याद करते हैं जिन्होंने वो शो देखा था। रजनी हिट हो गया, मेरी मम्मी भी देखा करती थी घर में और वो मुझे टीवी पे भी देखती थी दीपक प्रभाकर के रोल में, और ये भी जानती थी कि मैंने लिखा है। मैंने कहा मम्मा देखो राइटर बन गया। हाँ वो ठीक है, अकल थोड़ी है तुझ में। मेरी मम्मा मुझे बिल्कुल बेअकल समझती थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्या आपकी मम्मी भी आपको बेअकल कहती है? अगर कहती है तो उसे आशीर्वाद समझ के कबूल कर लीजिएगा, उसका आशीर्वाद लगेगा और आप कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे। दुआओं का अपना असर होता है। खैर, दुआओं पे फिर कभी चर्चा होगी मेरे इस एपिसोड में। किसी एपिसोड में, लेकिन दुआओं में याद रखना ख़ास तौर पे हमारे जवान जिस तरह लड़ रहे हैं कश्मीर में। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर के बारे में जाहिर है मेरे दिल में बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न एंड केयर एंड लव। तो ये पड़ोसी मुल्क ठीक नहीं कर रहा। ये पड़ोसी मुल्क, वो कहा था ना हिलरी क्लिंटन ने कि जो सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में तो एक दिन वो आपको ही आके डसेंगे। आज देखिए वो पड़ोसी मुल्क को उन्हीं के टेररिस्ट्स और तालिबान के टेररिस्ट्स डस रहे हैं। कुछ तो सीख लेनी चाहिए। अरे यार, तुम्हारी जनता भूखी बैठी है, इतनी गरीबी है, क्यों उस पर ध्यान नहीं देते हो?
क्या मिल जाएगा तुमको यहाँ टेररिस्ट भेज भेज के? क्यों उन लोगों को यहाँ मरने के लिए भेजते हो? बंद करो, अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा। लेट्स सपोर्ट our jawans and let's make sure that this fight ends soon. अब जिस तरीके से मैं हर एपिसोड एंड करता हूं अपने चचा जान की शायरी से, आइए आपको कुछ एक गजल सुनाता हूं उनकी। हम तेरी दुनिया में मेहमान बन के आए हैं, हम तेरी दुनिया में मेहमान बन के आए हैं, क्या मुकद्दर है कि इंसान बन के आए हैं। जिंदगी जैसी है तूने ही तो दी है हमको, खुद तो हम मौत का सामान बन के आए हैं। कुछ नहीं हम न सही, सब है यहाँ बेगाने, कुछ नहीं हम न सही, सब है यहाँ बेगाने, पर किसी दिल का तो अरमान बन के आए हैं। करके सब कुछ भी हम तेरी दुनिया में मेहमान बन के आए हैं, क्या मुकद्दर है कि इंसान बन के आए हैं। जिंदगी जैसी है तूने ही दी हमको, जिंदगी जैसी है तूने ही तो दी है हमको, खुद तो हम मौत का सामान बन के आए हैं। कुछ नहीं हम न सही, सब है यहाँ बेगाने, पर किसी दिल का तो अरमान बन के आए हैं। करके सब कुछ भी जताते हैं, कुछ नहीं करते, जानते भी हैं पर अनजान बनकर आए हैं। मख्तार है, राज हैं खसलते जितनी, राज हैं खसलते जितनी, सभी शैतान की हैं, पर समझते हैं कि भगवान बन के आए हैं। राज हैं खसलतें जितनी, सभी शैतान की हैं, पर समझते हैं कि भगवान बन के आए हैं। चचा जान ये इस गजल के बाद आप सबसे विदा लेता हूं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हो गई। प्लीज रिमेंबर टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बक विथ करण राजदान। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अगले एपिसोड में, शायद दिल जले के बारे में। तो बड़ी फेमस है दिल जले, आज तक दुनिया याद रखती है। तो चलिए अगले एपिसोड में दिल जले की बातें बताऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।